नाइस नाइस, ठीक है ठीक है। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा सा पूरे जो चैप्टर्स है ना इलेक्ट्रो डायनेमिक्स में बेसिकली मान के चलो, पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने थोड़ा सा ये करके रखा, उसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, ठीक है। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, डेफिनेशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत हल्का सा, मतलब शुरू में एक्चुअली कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का बीच में ना एक हल्का सा डिफरेंस ही डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, बाद में। लेकिन फिर से हम ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पार्ट को ना इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने का बाद, मतलब ये टॉपिक पढ़ने के बाद फिर से एक बार इन डिटेल्स हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और कैपेसिटर के लिए हमने अलग से रखा, वो भी एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, बट फिर भी हमने कैपेसिटर को ना थोड़ा सा अलग से रखा। चार्जिंग ए बॉडी हम डिस्कस करेंगे, कैसे चार्जिंग करते हैं। कूलम्ब्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का क्रूशियल पार्ट है, एक मान सकते हो। फील्ड तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब लॉट ऑफ फॉर्मूले अभी यहाँ पे बनने वाला है, जनरेट होने वाला है। सो बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है ना, सो ऑब्वियसली क्या होगा, वो सब फॉर्मूला वगैरह लर्न करने के लिए आपको आसान रहेगा, ठीक है। ये पार्ट हम थोड़ा सा 11 में भी डिस्कस किया था, वर्क एनर्जी पावर उसमें, और ग्रेविटेशन में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बट यहाँ पे और थोड़ा डिटेल्स में हम जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस लॉ, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे केसेस आपका ग्रेविटेशन का साथ मैच अप होगा, ऑलरेडी मैंने थोड़ा बता दिया आपको, ठीक है। और ज़रूरी वहाँ पे अगर बढ़िया से समझ में आया था तो ये तो समझ में आएगा यहाँ पे। और अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत था ना, तो यहाँ पे अगर आप बढ़िया से कॉन्सेंट्रेशन देंगे ना, तो मतलब वो ग्रेविटेशन में जो भी लेकुनाज थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ये जो मैंने बताया था ना ये पार्ट, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल्स में आके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट्स पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, solid conducting sphere, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड मेनी मैकेनिज्म्स, ठीक है। वो सब हम एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली ये था आपका कंटेंट्स जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग ऐसा भी करना, थोड़ा बहुत नेट का ना थोड़ा प्रबंध करके रखना, ताकि नेट स्लो हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका जो लाइव है ना, इसका रिकॉर्डेड क्लास आपको बाद में मिलेगा। आज तो नहीं मिलेगा, शायद कल तक मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश करना, लाइव में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है ना, तो आप अगर उसमें ये करो, नेट वगैरह आपका सही रहे तो, क्योंकि ये तो बिगिनिंग है ना, अभी एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आराम से पढ़ाते रहेंगे बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप बस सब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बना के रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, कम टू द पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम समझते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये तो फिजिक्स का ही ब्रांच है, ठीक है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टेशनरी चार्ज ओनली, ओके। स्टेशनरी चार्ज के कारण जो फेनोमेनन वगैरह इन्वॉल्व होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with behavior of stationary charge only, okay। मूविंग चार्ज के लिए हम अलग से करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका साथ डील करेगा, स्टेशनरी चार्ज ना। फील्ड एंड ऑल, ओके, फील्ड फोर्स, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज चार्ज, सबसे पहले आप एक बार सोचो, आपको क्या लगता है चार्ज क्या है। चार्ज क्या है,
देखो मास तो हम पढ़ के आए हैं, लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा था, ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। मैं यहाँ पे ना थोड़ा बहुत आपको चार्ज को ना मास का साथ को रिलेट करा के पढ़ाऊँ ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। जैसे देखो ये एक मास है, ठीक है, तो इस मास के कारण क्या हुआ, इन्होंने इसके सराउंडिंग में एक इन्फ्लुएंस का रीजन बना के रखा, मतलब इसके सराउंडिंग में, ठीक है। इट क्रिएट्स ए रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर इस इन्फ्लुएंशियल रीजन में हम अगर कोई छोटा सा मास दूसरा रख दे तो इसको खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने इसके सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा किया। इट प्रोड्यूसेस ए ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, ठीक है। The property by virtue of which it creates the gravitational field around it is called the mass, ठीक है। तो मास ज़्यादा होगा तो मतलब फील्ड प्रोड्यूस एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट विल बी मोर, ओके। तो उसी हिसाब से हम मास को डिफाइन करते हैं। एग्जैक्टली दैट वे ऐसे भी कुछ पार्टिकल्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ना भी लगो ना तो भी क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो कोई भी एक पार्टिकल अगर इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी रखते हैं, तो मतलब इस पार्टिकल में क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो व्हाट इज चार्ज, अगर हम चार्ज का डेफिनेशन बताए तो इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ओके, मैं लिखवा भी देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज intrinsic property associated with some particle, और बॉडी भी कह सकते हो, ठीक है। बॉडी और पार्टिकल में डिफरेंस ये है, पार्टिकल का साइज 0 है, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल साइज। बॉडी होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, नथिंग एल्स। ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, नथिंग एल्स, ठीक। तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ सम पार्टिकल बॉडी by virtue of which it produces electric field around it, ठीक है। तो मतलब चार्ज एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, ये कोई चार्ज नाम का चीज नहीं है। हम अगर नॉर्मली कई बच्चे को पूछते हैं तो व्हाट इज चार्ज, तो डायरेक्टली बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, प्रोटॉन इज चार्ज। एक्चुअली क्या है ना, वो चार्ज नाम का जो प्रॉपर्टी है ना वो इलेक्ट्रॉन में घुसा हुआ है, प्रोटॉन में घुसा हुआ है, ठीक है। तो चार्ज नाम का कोई एक ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे कोई स्टूडेंट गुड है, ठीक है, तो ये अच्छा जो होता है ना वो उनके कामों से पता चलता है। तो ऐसे ही कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव चार्ज है ना उसके कामों से पता चलेगा। कोई अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज है ना तो उसके कामों से, उसकी वो जो बिहेवियर दिखाएंगे ना उससे पता चलेगा वो नेगेटिव चार्ज है। समझ में है ना, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम जब करेंगे, बिहेवियर जब दिखाएंगे उसको हम पॉजिटिव नाम दिया, कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाएंगे तो नेगेटिव नाम दिया, वो तो एक एग्जाम नाम है हमने दिया हुआ है, ठीक है ना, मिल के सब लोगों ने, ठीक है। तो व्हाट इज चार्ज, इट इज जस्ट ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स by virtue of which it creates electric field around it, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ओके, इनहेरेंट मतलब उसका अंदर है वो प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो चार्ज है ना ये प्रॉपर्टी दो किस्म का है, तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो पहला है पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रोटॉन,
ठीक है, और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगेन एक बात ध्यान रखना बेटा, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है या माना जाता है, इट इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव चार्ज। आंसर एक्चुअली होगा एज्यूम टू बी पॉजिटिव चार्ज। मतलब प्रोटॉन जो भी बिहेवियर दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट बिहेवियर दिखाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर। तो इसीलिए प्रोटॉन को अगर तुम पॉजिटिव चार्ज बोलो तो इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये मतलब क्या है, इट इज एज्यूम्ड, ओके। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही अगर हमने सब लोगों ने मिलकर मान लिया होता कि प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है ना, तब भी थ्योरी में कोई बदलाव नहीं आएगा, खाली कैलकुलेशंस पे वो एडजस्ट करते जाना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक गुड स्टूडेंट को हम गुड क्यों बोलते हैं, उसके बिहेवियर से बोलते हैं ना। अगर नाम हमने वेद लगा दिया तो कोई बात नहीं, वेद से ही पता चलेगा कि ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, वो जस्ट नाम है, नथिंग एल्स। वेल, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बिहेवियर दिखाते हैं, प्रोटॉन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर दिखाते हैं, तो इसीलिए एक को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब इसका भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, चार्ज के बारे में और डिस्कस करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ठीक है, सिंबल इज सी। वेल, और 1 कूलम चार्ज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रहता है, और एक प्रोटॉन में उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जस्ट अगेन मैं बोल रहा हूँ, देख हमने इसको ऐसे ही एज्यूम कर लिया और उसी हिसाब से हमारा कहानी आगे बढ़ता जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, which is having this property, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which is having this property, ठीक है। और आपको तो पता है एक एटॉम में नॉर्मली एक न्यूट्रल एटॉम में न्यूक्लियस में मानो अगर 3 प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, और सराउंडिंग में भी उसका ऑल टुगेदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज ए होल अगर हम इसको बॉडी माने तो जितनी पॉजिटिव है उतना ही बराबर नेगेटिव है, तो कुल मिला के एज ए होल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉम क्या हो गया है, 0 हो गया है ना। इसलिए हम कहते हैं कि एक न्यूट्रल एटॉम जो है ना, या एन आइसोलेटेड एटॉम वी कैन से, वो चार्जलेस है। मतलब यहाँ पे जितना अच्छाई है उतना बुराई भी है, तो कुल मिला के क्या हो गया, ये नेट चार्ज, नेट प्रॉपर्टी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इनफैक्ट आपका जो न्यूट्रॉन है ना, वो भी हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, हम न्यूट्रॉन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल पार्टिकल, लिव्स इन द दैट वन न्यूक्लियस, उसका भी दैट वन चार्ज 0 मानते हैं ना। तो मतलब ये है कि एक मान सकते हो तुम, न्यूट्रॉन में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। मतलब नेट चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन इज 0, यस, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप ना, आपका पास बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सब कुछ। वेल, तो थोड़ा बहुत हम चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। पहला बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या होते हैं बेटा, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। ये मानो 2 लाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स दिखाएगा, ठीक। तो एग्जैक्टली डेट में ये मानो नेगेटिव, ये मानो नेगेटिव है, तो ये भी एक दूसरे को क्या दिखाएगा, रिपल्सिव फोर्स दिखाएगा। और 2 अनलाइक चार्जेस जो है ना, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट ये है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ओके, बट डोंट थिंक दैट स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ख्याल रखना बेटा, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकता है बट डायरेक्शन नहीं है उसका, ठीक है, और कुछ नहीं है।
और ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास 1 कूलम चार्ज है और 1 कूलम जोड़ दिया तो मतलब 2 कूलम हो गया। तुम्हारे पास 1 कूलम चार्ज था, 3 कूलम जोड़ दिया तो 4 कूलम हो गया। तो ये किस डायरेक्शन में तुमने चार्ज को ऐड किया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी कारण से मतलब वेक्टर लॉ वो फॉलो नहीं करता है, दैट इज व्हाई चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा कई क्वांटिटी है जो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी भी तो नेगेटिव हो सकता है, तो वो तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इनफैक्ट कई क्वांटिटी ऐसा भी है जो ये आपका डायरेक्शन है बट वो स्केलर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्शनल है ना, बट वो आपका स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लर्न करना होगा। इस चार्जेज स्केलर क्वांटिटी, इसका 2 टाइप है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, एक पॉइंट। चार्ज इज स्केलर, थर्ड पॉइंट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट डज दिस क्वांटाइजेशन मीन, ठीक है। इसको हमें थोड़ा आपको डिटेल्स में बताना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए हमें वहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है एक्चुअली। तो व्हाट इज क्वांटाइजेशन एक्चुअली? देखो मेरा पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे यही पेन है ना, पेन टाइप का जो पेन, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो ना, ठीक है। कोई भी एक कॉम्ब ले लो, ठीक है, जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंपोज ऑफ एटम्स। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ये तो एटम से ही बनाया हुआ है ना बेटा। अब मैंने आपको बताया था, अभी भी हम डिस्कस किए थे, एटम में 2 पार्ट है, एक तो न्यूक्लियस पार्ट है, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स रहता है ऑर्बिट में उतना ही ऑल टुगेदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो एज ए होल एक एटम जो है ना वो न्यूट्रल है, इसका चार्ज क्या है, ऑल टुगेदर 0 है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर एक एटम न्यूट्रल है, ये भी अगर एक एटम न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो ऑल टुगेदर क्या होगा, इट इज न्यूट्रल ओनली, ओके। अगर ऐसा हो तो ठीक है ना, कोई भी मतलब एटम्स से जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये न्यूट्रल है। अगर तुम ऐसा करो, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव कर दो, ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो मतलब कंपैरेटिवली एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हिसाब में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बढ़ गया ना, तो मतलब ये क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। कितने के बराबर बन गया? एक प्रोटॉन के बराबर बन गया ना। अगर तुमने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होता तो 2 प्रोटॉन की बराबर बन जाता ना। तो मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट में एज ए होल, इस ऑब्जेक्ट में भी बन जाएगा। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो मतलब कुल मिला के ये ऑब्जेक्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। या रिवर्स भी कर सकते हो, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन एडिशनली डाल दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो निगेटिवली चार्ज होगा। तो मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट में जो ये होता है ना, क्या होगा, एक मतलब कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 1 इंटू ई, ओके, 2 किया तो 2 इंटू ई। ऐसे करते करते तुमने अगर n इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, n इंटू ई, ठीक है ना। तो n इंटू ई होगा, ठीक है। तो इट इज द चार्ज ऑफ ए बॉडी, ओके। प्लस माइनस लगा दो, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है या तुमने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ई का जो वैल्यू है ना, ई का वैल्यू जस्ट मैग्नीट्यूड ले लेना, ई का वैल्यू मैग्नीट्यूड ले लेना 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो तुमने अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज लगा देना। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया तुमने, ऑब्जेक्ट पे डाला है किसी भी तरीके से, किस तरीके से डालते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, चार्जिंग ए बॉडी, तो तब आप निगेटिव लगा देना क्योंकि चार्ज निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये है, देखो बेटा तुम क्या कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो या 2 करो, 2.5 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव नहीं कर सकते हो ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव नहीं कर सकते हो ना, 1.3 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव नहीं कर सकते हो ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन इज अनब्रेकेबल, मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ। अभी तक हम जो मानेंगे ना थ्योरी में, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज अनब्रेकेबल,
ठीक है, ये हमारा सिलेबस के बाहर है, उससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और ढेर सारे डिस्कशंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी मतलब सेमी सब पार्टिकल्स का कलेक्शन वो मानते हैं, प्रोटॉन्स को भी, वो तो अलग चीज होते हैं। हमारे सिलेबस में हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अनब्रेकेबल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक हटाओ या दो हटाओ या तीन हटाओ, ढाई इलेक्ट्रॉन तुम कभी भी नहीं हटा सकते। तो मतलब क्या होगा, ये जो n का वैल्यू है ना जस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, प्लस माइनस 0 1 2 3 4, है ना, लाइक दैट। तो इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का फिजिकल मीनिंग ये है, मतलब ये वैल्यू अगर हो गया तो नेक्स्ट वैल्यू होगा इसका डबल, मतलब कुछ स्टेप्स में होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है ना। बीच में कुछ वैल्यू जो है ना दीज आर नॉट अलाउड। जैसे मान के चलो इसका वैल्यू है मानो ई है, तो ये क्या होगा 1 इंटू ई होगा, नहीं तो 2 इंटू ई होगा, नहीं तो 3 इंटू ई होगा, नहीं तो 4 इंटू ई, 5 इंटू ई, लाइक दैट होगा ना, स्टेप बाय स्टेप। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन एक्चुअली, ठीक है। मतलब ऑल कोई भी ऑब्जेक्ट में मतलब कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है। जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या चार्ज हो सकता है मैं डिस्कस करता हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो सकता है, इसका डबल कर दो 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो सकता है। अगर कोई आदमी आके बोले कि मैं एक ऑब्जेक्ट को 2.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज करके लाया हूँ, पहला बात तो उसको मुंह पे बोल दो भाई आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये करने के लिए तुमने तो इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब उसी हिसाब से ही चला जाएगा ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू लाइक दैट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्लियर। तो हम आते हैं फिर से वही पॉइंट पे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यू गॉट इट, ठीक है। देन आपका जो चार्ज होता है ना ये हमेशा एक पर्टिकुलर इसमें सिस्टम में हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। देखो बेटा हम तो पढ़ के आए हैं कि मास इज आल्सो कंजर्व, लेकिन याद रखना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मास कैसे कंजर्व रहेगा, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा मास एनर्जी एज ए होल इन ए सिस्टम कंजर्व, ठीक है। लेकिन चार्ज जो है ना वो आप क्लियरली बोल सकते हो चार्ज इन ए सिस्टम ऑलवेज कंजर्व। जैसे ये रूम में मान लो बाहर से अंदर आने का, अंदर से बाहर जाने का कोई व्यवस्था नहीं है चार्ज के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इस रूम में अगर एक पार्टिकल से दूसरा जगह पे चार्ज गया है तो दूसरे से तीसरे में गया है, तो नेट चार्ज पहले जितना था अभी भी क्या होगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। चार्ज मतलब कुल मिला के पहले जितना था, हाँ ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मान के चलो ये कॉम है, ठीक है, तो कॉम से मैं जब जैसे राबिंग कर दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है बालों से आगे यहाँ पे चिपक गया है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बालों से चिपक गया है तो वो पॉजिटिव हो गया है, ये हो गया है नेगेटिव, है ना। तो उस टाइप का हो सकता है, बट कुल मिला के अगर आप बोलो तो आपका क्या होगा, नेट चार्ज सिस्टम में, जैसे सिस्टम क्या होता है मेरा हेड और ये कॉम, ठीक है ना, तो कुल मिला के क्या रहेगा वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यू हैव टू लर्न, ठीक है। वेल इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, एवरीवेयर कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो वहां पे भी क्या होगा आपका ये मतलब चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट है ना वो क्या बोल रहा है, कोई भी एक स्टेशनरी चार्ज है ना, फिलहाल उसको आप हल्का सा लर्न करके रख दो, बाद में हम डिटेल्स बताएंगे। कोई भी एक चार्ज है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक प्रोटॉन है, या नहीं तो कोई एक बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम है, या कोई भी एक बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा चार्ज ज्यादा है, उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव बोलेंगे। मानो वो रुका हुआ है, अगर रुका हुआ है तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। अगर वो चार्ज मूव कर रहा है ना, तो ये जो चार्ज है इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक मूविंग चार्जेस क्या क्या फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। स्टेशनरी चार्ज क्या फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ख्याल रखना ये सब पूछा जाएगा बाद में। A stationary charge produces only electric field.
A moving charges produces electric field as well as magnetic field. Clear? और अगर एक चार्ज को तुम एक्सेलरेट कर दो, मतलब एक्सेलरेट करना तो आपको 11 में पता चल गया है, वेलोसिटी को चेंज कर देना है, ठीक है, आइदर स्पीड बढ़ाओ घटाओ, डायरेक्शन चेंज करो, ऑसिलेट करा दो, वो सब एक्सेलरेशन का है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेट करा दो तो क्या होता है, वो इट पुशेस आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, मूविंग जब है तो बनेगा ना, तो ये पुश आउट करता है। तो जब पुश आउट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। ऑसिलेटिंग चार्ज में एक्सेलरेटिंग चार्ज से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, क्योंकि इट पुशेस आउट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में एक बार डाल दो बेटा। Is there any problem up till now? Everything okay? क्या मैं एक प्रॉब्लम आपको देने के लिए तैयार हूं अभी? मैं तो तैयार हूं, आप तैयार हो? ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम करो बेटा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज? ठीक है, मानो यहाँ पे ये एक सिस्टम है, यहाँ पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ताकि यहाँ का चार्ज जो है ना -1 कूलम है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता करना है। ठीक है, जो रिजल्ट बनेगा वो हमें लर्न भी करना है बाद में। ठीक है, जो रिजल्ट बनेगा उसको हमें लर्न भी करना है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं ना, आपका all the new students who have joined, please do subscribe my channel and push the bell icon so that you get the notification on that on live classes. Every day I am coming and joining you at 9:30, okay, except Sunday, okay. And just this is the first class of electrostatics, and this class is especially dedicated for 11 to 12 moving students, okay, जिन्होंने 11 हाल ही में कंप्लीट किया है, मतलब ठीक है, शायद आपका स्कूल का बोर्ड एग्जाम भी स्कूल एग्जाम भी नहीं हुआ होगा, बट कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, तो अर्ली स्टार्ट करने वाले का हमेशा बेनिफिट रहता है। ठीक है, हम जल्दी से करके रिगोरस रिवीजन लगाएंगे, ठीक है। तो एवरी वन इज रिक्वेस्टेड टू, और आपका पास अगर कोई डाउट्स है, ठीक है, इंडिविजुअली आप अच्छे फैकल्टी से आप अगर मानो क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स का फैकल्टी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, मैंने ही बनाया है एक वेबसाइट, तो वो है कि expertadvicelive.com। तो वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो टीचर से, ठीक है। वहाँ पे रनिंग बैचेज भी है क्लासेस का, तो वहाँ पे भी आप बहुत ही मतलब मिनिमम प्राइस पे, ठीक है, मिनिमम प्राइस पे, मतलब मान के चलो पर क्लास में 50 रुपया 60 रुपया ऐसा ही होगा, ज़्यादा नहीं है, एक वॉलंटरी बेसिस पे ही आ रहा है वो सब टीचर्स भी। जस्ट जो रनिंग वेबसाइट को रनिंग के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वही लिया जाता है बच्चों से, वो आप कर सकते हो। तो याद रखना, वेबसाइट का नाम एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, expertadvicelive.com, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ फैकल्टीज आर देयर, वाइड रेंज ऑफ 15 ईयर्स 20 ईयर्स तक है, ठीक है, एकदम फ्रेश टीचर से लेके, ठीक है, तो डिफरेंट टीचर्स आर देयर। एनीवे, तो हम आते हैं उस प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम क्या था बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, Q इक्वल टू एन ई ना, Q इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो n चाहिए, 1 कूलम, Q 1 कूलम दिया गया है, तो n इक्वल टू क्या होगा, Q बाई एन, Q बाई ई। तो n इक्वल टू, Q है 1 कूलम और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो हाँ, आपने सही आंसर दिया है, ठीक है ना, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैल्यू हम याद भी रखेंगे, क्योंकि कई बार डायरेक्टली इसका यूज होता है। मैं थोड़ा सा आपको ना फील लाने का कोशिश करता हूँ। पहला बात आप मुझे बताइए, ये वैल्यू जो है ना 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये कोई एक छोटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? थोड़ा सा फील लाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। 6 इंटू 10⁻18, हाँ, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और कॉरेस्पॉन्डिंगली आप बोल सकते हो कि 1 कूलम जो है ना, 1 कूलम इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। ये कोई छोटा चार्ज नहीं है, इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका मैं आपको फील भी ला सकता हूँ। ठीक है, उसका फील में कैसे लाऊंगा, और यही कारण है तो जब न्यूमेरिकल में करते हो ना, हमेशा हम माइक्रो कूलम, पिको कूलम वो सब देते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए कई बार हम कूलम कूलम लगा देते हैं, काम चलाओ टाइप का, लेकिन मतलब एक्चुअली न्यूमेरिकल में आप जब देखेंगे ना प्रॉपरली, मतलब आप ज़्यादातर केसेस में देखेंगे वो इसी तरीके से देखता है, नैनो पिको। बेटा मैं आपका एक हिसाब लगा देता हूँ, ध्यान से देखो। मान के चलो ये जो कॉम्ब है ना, इससे मैं बाल को ये कर रहा हूँ कॉम्बिंग। तो मान लो एक बार जब मैं बाल को खींचता हूँ ना, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन मानो नॉकआउट होते हैं। ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन। और मान के चलो 1 सेकंड में मैं ऐसे 10 बार रगड़ता हूँ। ठीक है, इतना 1 सेकंड में 10 बार, तो मतलब 10,000 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ। तो ऐसे करते करते मुझे ये इस कॉम्ब को अगर 1 कूलम चार्ज जमा करवाना है, तो आप यूनिटरी मेथड से करके देखोगे कितना समय लगेगा। याद रखना, 1 सेकंड में मैं 10 बार घसीटता हूँ, तो मतलब, और एक बार में अगर 1000 इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट होते हैं तो 10,000 तो हो गया 1 सेकंड में ही। तो उस हिसाब से आप करके देखो कितना समय लगेगा, कितने समय में हम इस कॉम्ब में 1 कूलम चार्ज जमा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने किया नहीं, बट आप करो तो देखोगे अपने आप। ठीक है, शायद ये 100 साल के आसपास लगेगा या उससे ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, 100 साल 500 साल इस टाइप का आंसर आने वाला है। मतलब 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट करने के लिए आप कैलकुलेशन करके देखना, 500 साल लगेगा। मतलब ये आप तो कर नहीं पाओगे, आपका बाल बच्चे भी नहीं कर पाएगा, उसका बाल बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो घर में जाके, आराम से करो। ठीक है, तो द फील इज दैट 1 कूलम इज ए वेरी वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका मेन यही था कहना। तो हल्का सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं, हल्का, डिटेल्स बाद में। किसका बारे में, ये कंडक्टर, इंसुलेटर, उसका बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कंडक्टर वो सब ऑब्जेक्ट्स है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इट कंपोज ऑफ मोलिकुल्स कंपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, कोई भी एक एटम का, यहाँ पे मिलियंस ऑफ एटम्स है तो उस हिसाब से हो सकता है मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का हुआ होगा, वो क्या रहता है, फ्री रहता है एक्चुअली। ठीक है, दे आर एक्चुअली फ्री टू मूव हियर एंड देयर ऑन द लेटिस ऑफ द that one सैंपल। ठीक है, अगर वो फ्री है टू मूव, ओके, वो नॉकआउट होने के लिए फ्री नहीं है, वो सरफेस पे ही ऐसे मूव करने के लिए इधर से इधर या अंदर से भी अगर फ्री है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। मतलब फ्री होने से फ़ायदा क्या है, पहले से अगर टाइटली बंधा हुआ है, तुम अगर कोई अलग से फील्ड भी लगाओ, अलग से फोर्स भी लगाओ, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको मतलब नॉकआउट करने के लिए। लेकिन अगर पहले से ही फ्री है तो हल्का सा फील्ड भी लगाओ, हल्का सा फोर्स भी दो, तो वो क्या कर जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। मतलब चार्ज कैन मूव विद इन द सैंपल। अगर ऐसा हो तो उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज कैन मूव, कंडक्ट कर सकते हैं वो सिंपल सी बात। ठीक है, तो इजीली आप अगर जीरो फील्ड लगाओ, जीरो फोर्स लगाओ तो नहीं हो पाएगा, जीरो का अलावा कुछ भी लगाओ तो वो करंट तो बनेगा ही, मतलब चार्ज मूव करेगा ही। अगर ऐसा हो तो उसको कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, हल्का सा अभी हम बाद में एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर हम पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंडक्टर में क्या होता है, थोड़ा सा भी फील लगाओ, इट कैन बी, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड मोबाइल। व्हाट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर में वही कहानी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहता है। इवन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आल्सो टाइटली बॉन्डेड विद द पेरेंट न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन्स घूमते ही रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। अगर जबरदस्त फोर्स लगाओ, जबरदस्त फील्ड लगाओ, तब भी वो मूव नहीं कर पाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा लगाओ तो हो सकता है मूव कर दे, बट हम उसको तब भी क्या मानते हैं, लगभग इंसुलेटर ही मानते हैं। ठीक है, मतलब जितना ही आप एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते जाओगे तो टेंडेंसी ऑफ मूविंग तो बढ़ता ही जाएगा, मतलब ऑफ कोर्स। ठीक है,
तो या हो सकता है उससे पहले ये बर्न आउट हो जाए, गल जाए, ठीक है। तो ऐसा अगर सिचुएशन है जो जहाँ पे मूव नहीं करेगा, मतलब आप मान लो उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। प्लास्टिक है, कंडक्टर में क्या है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, वो सब हो गया। इंसुलेटर में इसमें कागज है, ये है, ठीक है ना, प्लास्टिक है, ये सब हो गया, वुड है, ठीक है, ये सब इंसुलेटर में आ गया। और सेमीकंडक्टर भी एक हल्का सा है, वो हम ये सब का अलग से मैं पहले ही बता चुका हूँ, हल्का सा नाम मैंने लेना चाहता हूँ। सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, थोड़ा कुछ स्पेशल कंडीशन बना के वो काम करता है, ठीक है। स्पेशल कंडक्टर मैंने कंडीशंस मतलब ऐसा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्री नहीं था, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन भी क्या है, लगभग बना हुआ ही था अपना अपना न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे कंडीशंस बन सकता है, जैसे मानो इतना फील्ड अगर दे दो तो इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल किया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा भी ना हो फील्ड, ठीक है। या नहीं तो ऐसा कर सकते हो, इसको अगर अलग तरीके से तुम एक्साइट करके रखो, जैसे थोड़ा गर्म करके रखो, तब अगर फील्ड दे दो तो मोबाइल हो जाता है। या थोड़ा सा अगर इसको हीट सॉरी ये साउंड दे दो, मानो कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी, लाइट दे दो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी दे के अगर इसको एक्साइट करो तब इसको इलेक्ट्रॉन को मोबाइल किया जा सकता है। तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस अगर उसको मोबाइल किया जा सकता है तो उसको क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका सेमी कंडक्टर। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, तीनों पॉइंट कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के लिए तो अलग सा चैप्टर ही है, आपको पता है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर का बिहेवियर जो है ना, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लास्ट में बढ़िया से पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं चार्जिंग ए बॉडी, ठीक है। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। पूरा स्टोरी बढ़िया से समझ में आ रहा है? क्योंकि हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल तक जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसीलिए वो सब हमें शुरू से ही मतलब बढ़िया से ये करना होगा, ठीक है। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? बोलो बोलो बोलो। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चार्जिंग ए बॉडी सीखते हैं, ठीक है। एक बॉडी को आप कैसे चार्ज कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला तरीका है फ्रिक्शन लगा के, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से रगड़ दो, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। मान के चलो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। मानो इलेक्ट्रॉन थोड़ा यहाँ पे जो है ना लूजली बाउंडेड है, इतना टाइटली बाउंडेड नहीं है। किसके द्वारा? उसका जो पैरेंट न्यूक्लियस होगा ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक एटम का ही तो हिस्सा, जब एटम है तो न्यूक्लियस भी हुआ होगा। मान के चलो ये थोड़ा लूजली बाउंडेड है, ठीक है। ये है ए, और बगल में कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी है। ये मानो यहाँ का इलेक्ट्रॉन मानो टाइटली बाउंडेड है, टाइटली, ठीक है। इसको हम और पढ़ेंगे बाद में एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट फिलहाल एक रफ आइडिया है। तो मतलब आप अगर इन दोनों को एक दूसरे से रगड़ दो, रबिंग कर दो ना, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होकर यहाँ चला जाएगा। जब चला जाएगा तो ये बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी बनेगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे ये बनेगा नेगेटिव चार्ज। पहले तो दोनों में 0 0 चार्ज थे, लेकिन अब क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, एक नेगेटिव चार्ज बन गया। हाँ, कुल मिला के अगर एज होल सिस्टम पे देखेंगे तो नेट चार्ज तो अभी भी 0 ही है, या जो पहले थे वही है। पहले मैंने 0 माना तो इसलिए 0 ही बोल दिया, पहले अगर कुछ होता तो वही है, ठीक है ना। तो इससे एक बात ध्यान रखना, ध्यान रखना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होने के लिए तो ये तो पक्का है कि फिजिकल कांटेक्ट होना तो जरूरी है, ठीक है, ठीक है। और एक बात ख्याल रखना बेटा, एक का चार्ज घटेगा, एक का बढ़ेगा, ये तो हमेशा होगा। मतलब अगर किसी का बढ़ रहा है तो किसी का घटेगा ही घटेगा, ठीक है। अगर निगेटिव की तरफ जाने वाले को घटना बोलते हैं, ठीक है। तो किसी का अगर बढ़ रहा है तो किसी का क्या होगा, घटेगा। नेट चार्ज रिमेनिंग क्या है, सेम, कांस्टेंट। और चार्जिंग बाय रबिंग करने के लिए और एक कहानी है कि जो नेगेटिव चार्ज बनता है ना, उसका हल्का सा मास बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है, हल्का सा मास क्यों बढ़ता है? देखो,
जब कैलकुलेशन करने की बात आते हैं तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, वहाँ पे हल्का का कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई ना कोई तो आएगा ही। क्यों? देखो इसीलिए क्योंकि एक्चुअली फिजिकली इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से यहाँ चिपकता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो आप मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का मास भी तो है ना। तो अगर 1000 इलेक्ट्रॉन घट गया है तो 1000 टाइम्स द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन घट गया है, और यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, बढ़ेगा उसी हिसाब से। मतलब इलेक्ट्रॉन का साथ साथ मास का भी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो बनता है ना, वो रियल फिजिकल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा, टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, मास ट्रांसफर होते हैं, और एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होने के लिए ये जो A है, ये जो B है, ये दोनों कंडक्टर होना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इंसुलेटर होना पड़ेगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, होना क्या पड़ेगा, मतलब ये कुछ भी हो, ये कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन होना ये पड़ेगा दोनों डिफरेंट काइंड, डिफरेंट टाइप्स। जैसे मान के चलो एक कॉम्ब है और दूसरा एग्जैक्टली एक कॉम्ब है, तो यही कॉम्ब है मान के चलो, ठीक है, तो उन दोनों को अगर हो तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जितना टाइटली बॉन्ड होगा, एग्जैक्टली वही कॉम्ब दूसरा अगर है वो भी तो उतना ही टाइटली बॉन्ड होगा ना, तो क्यों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा ना। तो एटलीस्ट एक का क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब बाइंडिंग एनर्जी का वर्ड तो मैं अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अलग से हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। बट ये बोल सकते हो कि जितना टाइटली बॉन्डेड है वो अलग अलग होना पड़ेगा दोनों ऑब्जेक्ट का, तब जाके क्या होगा, एक दूसरे को राब करो तो, मतलब बैलून से बैलून को राब करो तो कुछ नहीं होने वाला है, हल्का सा एक दो भी होगा तो अलग बात है, मतलब आपने मान लिया बैलून से बैलून सेम टाइप का ही हुआ, बट फिर भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग थोड़ा सा अलग अलग हुआ होगा तभी शिफ्ट हुआ है। बट हो सकता है बैलून को कागज से करो, इबोनाइट रॉड को क्लॉथ से करो, क्लॉथ को क्लॉथ के करके क्या करेंगे, या दो अलग अलग टाइप का क्लॉथ ले लो, एक सिल्क ले लो, एक दूसरा फाइबर का ले लो, ठीक है, वो हो सकता है। मतलब टाइप्स क्या होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज बाय चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्लियर। अब आते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन। कंडक्शन, ठीक है, मान के चलो मेरा पास एक ऑब्जेक्ट है जो कंडक्टर है, रिमेंबर कंडक्टर मतलब चार्ज कैन मूव, ठीक है, और इसमें ये मानो निगेटिवली चार्ज है, मान लो निगेटिवली चार्ज है, मतलब ढेर सारा एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मोबाइल ना, इट कैन मूव विद इन द मटेरियल, क्लियर। और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो कर रहा है, बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस, क्लियर। तो और मान लो ये है ए, ये मान लो कोई एक बी ऑब्जेक्ट है, ये भी कंडक्टर है, मानो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जीरो चार्ज है, यहाँ पे मान लो जीरो चार्ज है, मतलब नो चार्ज, क्लियर। तो अगर तुम इसको ना कोई भी एक मेटेलिक वायर से जोड़ दो, स्विच को ऑन कर दो, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन लाइक केस, ठीक है। इस रूम में कुछ गैस का प्रेशर ज़्यादा है, दरवाज़ा खोल दो तो गैस का प्रेशर की वजह से एयर बाहर चला जाएगा ना, सिंपल लाइक दैट ओनली वी कैन डिस्कस। बाद में हम कैपेसिटी वगैरह पोटेंशियल वगैरह डिस्कस कर लेंगे, बट फील तो अभी ला सकते हैं ना। अगर ये कंडक्टर नहीं होता तो जाना चाहते हुए भी नहीं जा पाता, लेकिन ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो अभी आराम से चला गया। जब चला गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे मानो क्यू चार्ज है, क्यू में से क्यू चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा क्यू माइनस क्यू, घट तो गया ना। यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल चार्ज तो सेम रहता है, लेकिन एक का अगर चार्ज बढ़ता है तो दूसरा का चार्ज क्या होगा, घटेगा, क्लियर। एक का चार्ज बढ़ेगा तो दूसरे का चार्ज क्या होगा, घटेगा। टोटल चार्ज क्या है, अभी भी सेम है। और यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन ये है कि दोनों ही क्या होना पड़ेगा, डेफिनेटली कंडक्टर होना पड़ेगा, ठीक है। और एक मैं बता दूं, बाद में कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वो तो बताऊंगा ही, अगर दोनों आइडेंटिकल है ना, दोनों अगर आइडेंटिकल है तो पहले टोटल चार्ज जितना था ना उसका आधा आधा रह जाएगा। मान के चलो ये यहाँ पे पहले 3 कूलम था, यहाँ पे मानो -5 कूलम था, तो पहले ऑल टुगेदर कितना कूलम हो गया, -2 कूलम हो गया ना।
अगर इसको जोड़ दो ना तो क्या बनेगा, यहाँ पे -1 कूलम और यहाँ पे भी -1 कूलम रह जाएगा। तो पहले टोटल जितना चार्ज था उसका आधा आधा, रिमेंबर कब, व्हेन दे आर आइडेंटिकल, व्हेन दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल नहीं होगा तो क्या होगा वो हम बाद में कैपेसिटर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो तब कर पाएंगे। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से मन में आ रहा है, वो मैं चाहता हूँ कि कर लो, ठीक है। एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा। मानो मेरा पास 3 बॉल्स है, ठीक है। ख्याल रखना, इन केस ऑफ कंडक्शन चार्ज ऑल चार्जिंग बाय कंडक्शन होने के लिए ए एंड बी दोनों ही क्या होना पड़ेगा, कंडक्टर होना पड़ेगा। और चार्जिंग बाय रबिंग फ्रिक्शन होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मान के चलो ये ए बी सी 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है। यहाँ पे मान लो चार्ज है 2 कूलम, यहाँ पे मान लो 6 कूलम, ठीक है। यहाँ पे मानो 2 कूलम पहले थे। मैं क्या किया बेटा, पहले ए को बी का साथ कनेक्ट किया, ठीक है। देन कनेक्शन को कुछ समय बाद इसको रिमूव किया, कनेक्शन को क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। देन क्या किया, अगेन बी को सी का साथ कनेक्ट किया और कनेक्शन को रिमूव किया। पहले ए को बी का साथ किया था, देन कनेक्शन रिमूव, देन बी को सी का साथ कनेक्ट किया, देन कनेक्शन रिमूव, देन सी को ए का साथ कनेक्ट किया, देन अगेन कनेक्शन रिमूव। आपको बताना है क्यू ए टोटल कितना रह जाएगा, क्यू बी टोटल कितना रह जाएगा, क्यू सी टोटल कितना रह जाएगा आफ्टर वंस द कनेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, ठीक है बेटा। अगर पूरा कनेक्शन प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया तो टोटल चार्ज कितना रह जाएगा, किस में कितना रह जाएगा। कर लो बेटा, 2 मिनट 1 मिनट में कर लो, ठीक है। कर लो। आंसर दे दो, कमेंट बॉक्स में डाल दो बेटा। एंड ऑल दोज हु हैव वॉच्ड इट in a delayed live, you can say. So before attempting the question, before going through my solution, you please try to attempt the question yourself first, then see my answer. Okay, okay. 8 बोल रहे हो ना, okay. Well, let me see. अच्छा 10 बोल रहे हो। मैं करता हूँ बेटा, स्टेप बाय स्टेप मैं करता हूँ, ठीक है। मैंने इनफैक्ट जो भी बातें बताया उसी का अंदर ही ये कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, ठीक है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट आंसर मैं जब करूँगा तो भी मुझे भी पता चलेगा। हाँ, पहले क्या था, ये नहीं थे, ये भी नहीं थे। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये है 2 कूलम, ये है 6 कूलम, तो टोटल 8 कूलम हो गया। तो 8 कूलम का आधा कितना होगा, 4 कूलम। तो मतलब यहाँ पे रह जाएगा 4 कूलम, यहाँ पे भी रह जाएगा 4 कूलम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका रिमूव कर दिया कनेक्शन, अब इसको कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट कर दिया तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 और 2 मिला के कितना हुआ, 6 कूलम। और 50-50 रह जाएगा, मतलब 50 इधर रहेगा 50 इधर रहेगा, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल ना। तो 3 कूलम, तो मतलब इसमें रहेगा 3 कूलम नाउ, ठीक है। 3 कूलम, और इसमें भी कितना रहेगा, 3 कूलम।
हो गया। इसमें कितना था 4, 4 और 3 अगर मैं कनेक्ट कर दूं, क्योंकि ये इसको तो डिस्कनेक्ट कर चुका हूं अभी, तो मैं अगर 4 और 3 को कनेक्ट करूं तो टोटल कितना हो गया 7, 7/2 कितना होगा 3.5। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रहेगा 3.5 और यहाँ पे रहेगा ए में 3.5। तो ऑल टुगेदर कितना कितना रहा कहाँ पे, ए में रह गया है 3.5, बी में रह गया है 3 कूलम और सी में रह गया है 3.5। आपका आंसर सही है या गलत है जानने के लिए ना एक तरीका ये भी है, ध्यान से देखो, तीनों को ऐड करके पहले जितना था अभी भी उतना ही होना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, तीनों को मिलाकर पहले 10 कूलम था, अब भी 10 ही होगा। 3.5 3.5 7, 7 + 3 10, क्योंकि ये हाँ, क्योंकि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना गोपाल, ठीक है, गुड, अच्छा कर रहे हो। और एक करो बेटा इसी टाइप से, ठीक है, और एक करो। मान लो ये है 8 कूलम, ये है 6 कूलम, ये है 3 कूलम, ठीक है। तो वही तरीका है और कुछ नहीं है। इसको आपने कनेक्ट किया, फटाक से कर दो। इसको कनेक्शन रिमूव करने के बाद इसको कनेक्ट किया, देन इसको कनेक्शन रिमूव करने के बाद ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसका भी मानो रिमूव कर दिया। तो फाइनली ए बी सी में कितना कितना चार्ज रह जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाल दो आंसर। एट और 6 टोटल कितना हो गया 14, मतलब यहाँ पे रहेगा 7, यहाँ पे रहेगा 7। ओके, देखता हूँ बेटा। तो ये 7 और ये 3 तो 10 है, तो मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। अब ये 5 और ये 7, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6। नहीं बेटा 6 5 6 होगा ना, 6 5 6, 6 5 6, कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक करना। ये 8 था, ये 8 6 था, तो 14, 14 का आधा आधा कितना होगा 7 7। अब ये 7 ये था 3, तो 10 हो गया, 10 का आधा आधा कितना 5 5। अब ये 5 और यहाँ पे 7 रह गया था ना, 7 और 5 12, 12 का आधा 6 6, तो मतलब यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, है ना। टोटल 17, 6.5 7 6.5, हाँ गलत, ठीक है। तो ये सही है, 6 5 6 सही है, ठीक है। तो डोंट वी शुड नॉट मेक द मिस्टेक ऑन न्यूमेरिकल पार्ट ऑल्सो। तो लास्ट पार्ट जो है ना वो है, हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन हल्का सा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स लॉ वगैरह डिस्कस करेंगे।
तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, देखो मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बी है, ये सी है, दोनों कंडक्टर होना पड़ेगा बी एंड सी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बी एंड सी को पहले कांटेक्ट में लाया, लाके ए का पास लाया, ये ए है, बी एंड सी को मानो मैंने कांटेक्ट में लगा के यहाँ लाया। तो आपको तो पता है जब ये कंडक्टर है, कंडक्टर में लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है ना इसको। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जिस जगह से आया है तो वो जगह अपने आप पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। तो मतलब आप कह सकते हो ये साइड जो है ना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बी एंड सी में, बी एंड सी कॉन्टेक्ट में है ना, तो सी से भी इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आ सकता है, क्योंकि ए अट्रैक्ट कर रहा है उसको, ठीक है। अब अगर तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे ही रहते हुए बी एंड सी को सेपरेट कर दो, बी एंड सी को सेपरेट कर दो, बी को यहाँ रखो और सी को यहाँ लेके जाओ, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। जब ए है, ए को भी अगर तुम पिक्चर से गायब कर दो, मतलब ए को कहीं दूसरी जगह भेज दो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी नेगेटिव चार्ज है वो तो सराउंडिंगली फैल जाएगा, ठीक है। अगर इन सब को तुम आइसोलेट कर दो बी सी को, तो कहने का मतलब ये है जो सी में पहले जीरो चार्ज था अब जीरो नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया है। जो बी जीरो चार्ज था अब ये नेगेटिव चार्ज बन चुका है, मतलब तुम चार्जिंग किए हो ना। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये भी एक मेथड ऑफ चार्जिंग है, मतलब जहाँ पे चार्ज नहीं था अब चार्ज बना दिया, तो ये भी एक मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया है। बट यहाँ पे ए का साथ कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, इसीलिए इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर चार्ज होते हैं तो उसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में ध्यान रखना बेटा एक बार इंपॉर्टेंट, ए का चार्ज घटता नहीं है, ठीक है, ए का चार्ज जितना है वही हो रहता है, खाली यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है, इधर नेगेटिव आ जाते हैं इधर पॉजिटिव आ जाते हैं, मतलब चार्जेस आर जस्ट सेपरेटेड ओनली, ओके, कहीं से फिजिकली नहीं आया है, एक ही जगह से बी और सी को एक ऑब्जेक्ट मान लो ना, एक तरफ नेगेटिव हो गया एक तरफ पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन ना और एक तरीके से आप कर सकते हो, जैसे मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक बी है जो मानो न्यूट्रल है, ठीक है, बी को जब पास लाया हो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बी पहले जीरो चार्ज था बट ए का पास लाने से ही बी पार्शियली चार्ज हो गया, अभी भी टोटल चार्ज यहाँ पे जीरो है बी पे, बट पार्शियली एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव हो गया। अगर तुम ऐसा करते हो ना, ग्राउंडिंग कर देते हो, तो ग्राउंड इज एक्चुअली इनफाइनाइट रिजर्वर ऑफ चार्ज, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज को सूख लेगा वो। तो कुल मिलाकर बी जो है ना आफ्टर दैट ग्राउंडिंग को अगर हटा दो तो बी निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। जो पहले ग्राउंड का एक प्रॉपर्टी है वो भी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर जब पढ़ेंगे, वो उनका मतलब जितना भी चार्ज दे दो वो खींच लेते हैं, उसका पोटेंशियल कभी भी बढ़ता नहीं है, मतलब ठीक है, वो मेंटेन करता है, चार्ज इनफाइनिट वो ले सकता है, उसका कैपेसिटेंस एक्चुअली बहुत बड़ा है, वही कारण है कैपेसिटी बहुत बड़ा है। जैसे करते हो ना कोई भी पानी का कंटेनर में कैपेसिटी ज़्यादा है तो मतलब बहुत पानी रख सकते हैं, है ना, इसी टाइप का अर्थ इज ए जाइंट रिजर्वर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जब ऐसे कनेक्ट कर देते हो तो वो पॉजिटिव चार्ज को खींच लेते हैं, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से भेज देते हैं ताकि इसको न्यूट्रलाइज बना दे, और कुल मिला के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रह जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ख्याल रखना चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो चार्जर है ये कंडक्टर होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि इंसुलेटर भी हो सकता है कंडक्टर भी हो सकता है, लेकिन जिसको चार्ज कर रहे हो वो डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा बेटा, कंडक्टर, डेफिनेटली कंडक्टर होना पड़ेगा। ये सब पूछेंगे नहीं बाद में, वो एजर्शन रीजन मैट्रिक्स मैथ्स ये सब में पूछते हैं। चार्जर कंडक्टर भी हो सकता है नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो चार्जर है ना ये बॉडी नहीं होने से भी चलेगा, पार्टिकल होने से भी चलेगा। मान के चलो ए जो है ना ये एक पार्टिकल ओनली, लेकिन बी जो है ना वो बॉडी होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो सेपरेट होगा। अगर बी एंड सी भी पॉइंट पॉइंट पार्टिकल है तो चार्ज कैसे सेपरेट होगा। बी एंड सी कैन नॉट नेसेसरीली टू बी ए सॉरी बी एंड सी मस्ट बी बॉडी, बट ए जो है वो
नॉट नेसेसरीली टू बी बॉडी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना, बॉडी और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है। पार्टिकल मतलब जीरो साइज, बॉडी मतलब बल्क। तो चार्जिंग में जो है ना वो बॉडी होना ज़रूरी है, और ए क्या होना से भी चलेगा, पार्टिकल होने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी भी हो तो भी चलेगा। तो यही कहानी ना पहला दो केस में भी लागू होगा, ध्यान रखना। इसमें भी फ्रिक्शन में भी ये पार्टिकल होने से नहीं चलेगा, दोनों बॉडी होना पड़ेगा। दो पार्टिकल मतलब पॉइंट साइज है ना, वो आपका ये हो जाएगा, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा। और ये और एक था कंडक्शन वाली केस में, कंडक्शन वाली केस में भी बॉडी, दोनों बॉडी, ठीक है, दोनों बॉडी। पार्टिकल मतलब एकदम इनफाइनाइटली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का पॉइंट का भी कम है, इस टाइप का माना जाएगा ना, पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों बॉडी, यहाँ पे भी दोनों बॉडी होना पड़ेगा, सॉरी इसमें भी। लेकिन इनके सब इंडक्शन, अगर ए जो है, जो चार्जर है, वो अगर पॉइंट भी हो तो भी चलता है। और बाकी कंडक्टर, ये जो कौन सा कंडक्टर होना पड़ेगा, कौन सा इंसुलेटर होने से भी चलेगा, वो सब तो मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे ए जो है ना, यहाँ पे इंडक्शन वाली केस में ए जो है इंसुलेटर होने से भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज को रिमूव करना नहीं है। लेकिन बी एंड सी जो था दूसरा भी, ठीक है, बी एंड सी, वो डेफिनेटली ये दोनों क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी कंडक्टर, ठीक है। तो ऑन दैट नोट, ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अगले क्लास में ना इसी का कंटिन्यूशन में आऊँगा, वो है आपका कुलॉम्स लॉ, ठीक है। वहाँ से काफ़ी न्यूमेरिकल होने वाला है, वेक्टर्स डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स ये होने वाला है, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग एक्चुअली एवरीबडी, तो whoever you watching, ठीक है, सबको मेरी तरफ से बाय बाय एंड थैंक यू, ठीक है, बाय बाय।